आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट का। एंड ये सिविल का जजमेंट नहीं है, ये क्रिमिनल केस का जजमेंट है, लेकिन ये परेशानी सिविल केसेस में भी आती है और वो बात आती है फॉर्जरी को लेकर या हैंड राइटिंग को लेकर। तो मैंने कहा जब इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है उसको कैसे लिया जा सकता है, कब नहीं लिया जा सकता है, बहुत अच्छा से इसमें एविडेंस एक्ट को एक्सप्लेन किया गया है इन टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग, जहाँ पे हम फॉर्जरी की बात कर देते हैं या कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्जरी की हम बात कर देते हैं। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फिनिक्स में लीगल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इंटरेस्टिंग जजमेंट के साथ में आते हैं, खासकर ज्यादातर हम सिविल के जजमेंट के साथ में आते हैं और उसको सिंपल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, आम लोगों के लिए, लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कौन सा केस है? ये केस का नाम है सी कमलाकरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2025 INHC 309। ये न्यूट्रल साइटेशन है और ये क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन का मैटर है। तो इसका पहले हम थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपीलेंट होता है कमलाकरन, वो कन्विक्टेड हो जाता है और द ऑफेंस रिलेटेड टू फॉर्जरी, फॉर्जरी के उस पे वो कन्विक्शन उसकी हो जाती है, जिसमें जो प्रोसिक्यूशन जो रहता है उसका मेन एलिगेशन ये रहता है कि इसने एक पोस्टल कवर बनाया, प्रिपेयर के एक पोस्टल कवर बनाया और उसमें फॉर्ज मार्कशीट डालकर उसने भेजा था एडमिशन के लिए, यूज किया था ऐसा। ये ट्रायल कोर्ट पे इसका ये हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है और ये सब होते होते मैटर अपना सुप्रीम कोर्ट पे आता है। तो मैंने इस जजमेंट को क्यों लिया? देखिए, जजमेंट में जो इंग्रेडिएंट्स है, जो सेक्शंस जो इस पे लगे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का लगा है, फॉर्जरी का लगा है, यूज ऑफ फॉर्ज डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन का लगा, अबेटमेंट का लगा है। राइट, ये सारी चीजें हमारे सिविल केसेस में कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जब भी हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, दूसरा पार्टी बोलता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट तो इसने फॉर्ज करके लाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की बात आ जाती है, डॉक्यूमेंट फ्रॉड की बात भी आ जाती है। साथ ही साथ में अगर हमने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया होता है उस चीजों पे, उस डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो मैटर फिर क्रिमिनल मैटर में तब्दील हो जाता है फॉर दैट इश्यूज, खाली उस इश्यू के लिए क्रिमिनल में तब्दील हो जाता है। तो मैटर तो हमारा सिविल केस में चल रहा था लेकिन वो क्रिमिनल भी हो जाता है। तो अपने को एक जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा होता है, हम किन केसेस को हमको इस कैटेगरी में डालना चाहिए, जहाँ पे फॉर्जरी हुआ हमें लगता है हाँ हमें करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, मेरे खुद के क्लाइंट्स का भी मैंने देखा है कि वो बोलते नहीं वो तो जो सिग्नेचर जो है ना वो तो फॉर्ज है मैडम, उन्होंने फॉर्जरी करके किया है। कह तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे? वो बोल देते नहीं, हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का डाल देते हैं। तो इस केस में यही बात की गई है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है या उसका जो रिपोर्ट होता है, क्या सिर्फ और सिर्फ उस पे ही हमें रिलाई करना चाहिए? ये सेक्शन जब हम किसी पे लगाते हैं, फॉर्जरी की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे ही हमें बिलीव करना चाहिए या नहीं बिलीव करना चाहिए? अपना इंडियन एविडेंस एक्ट जो अभी भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता हो चुका है, ये क्या कहता है? तो चलिए इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो एनालिसिस जो रहा है इस केस पर, वो ये रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल हो गया था यहाँ पे अपना प्राइमरी एविडेंस लाने पे। सबसे पहले हमको समझना होता है कि जब हम एविडेंस कोर्ट में लाते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस का लाए, चाहे वो हम सिविल केस का लाए, एविडेंस दो तरह के होते हैं। एक तो प्राइमरी एविडेंस होता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जब हम बात करें, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरह के होते हैं। एक तो प्राइमरी एविडेंस होता है, एक सेकेंडरी एविडेंस होता है। जो प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो ऑब्वियसली सभी चीज का ओरिजिनल होता है और हमेशा में कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस ही लाना चाहिए। कोई भी चीज का डॉक्यूमेंट हुआ, उसका ओरिजिनल ही हमें कोर्ट में सबमिट करना है। हम सेकेंडरी एविडेंस तभी ला सकते हैं जब ओरिजिनल जो प्राइमरी एविडेंस जो अपना होता है वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है, या जिस पार्टी के हाथ में उसको बार बार समन्स देने के बावजूद भी वो कोर्ट में लाके नहीं दे रहा है। तो मतलब उसकी अवेलेबिलिटी ही इम्पॉसिबल हो जाती है, तभी जाकर कोर्ट उसको सेकेंडरी एविडेंस ला सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। इस केस में क्या हुआ था, जो ओरिजिनल जो पूरा केस का जो दामोदार जो जिस पर था, जो केस जो रिलाई हुआ था वो उस पोस्टल कवर पे रिलाई हुआ था। राइट, पोस्टल कवर में ये लिखा गया कि इसने खुद से पोस्टल कवर भेज दिया था उस कॉलेज में और इस पे इसका हैंड राइटिंग था। वो पोस्टल कवर आया ही नहीं कभी कोर्ट में, उसका फोटोकॉपी को लाया गया था, सेकेंडरी एविडेंस करके लाया गया था। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर प्रूव करना पड़ा था, तो कोर्ट ने इस पॉइंट पर ये बोला कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर में आपका पूरा केस बेस्ड है, आप उसको तो ला ही नहीं रहे हो।
दैट इज द मेन। बाकी सारे जो भी एविडेंस आप लाने वाले हो कोर्ट में, दैट इट इज ऑन दैट, मतलब उसके ये अगर आप नहीं करोगे तो वो चेन ऑफ इवेंट्स, द चेन ऑफ एविडेंस आप जो कर रहे हो वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके ऊपर आपने रिलाई किया पहले वो तो लाइए, और आपने सबसे पहला चीज वही नहीं लाया है। तो जो प्रोसिक्यूशन का जो पूरा केस था इस केस में, वो पूरा का पूरा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन पे था। मतलब बहुत ज्यादा ही रिलायबिलिटी उसने कर दिया था। ये अपना सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में आ जाता है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जो प्रूव करने का था, इस पे मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1980 का 1 एसएससी 704, जो लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स है प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये लैंडमार्क जजमेंट है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को लेकर। इसमें एक्सपर्ट के ओपिनियन के बारे में बोला गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट के ओपिनियन पे पूरा केस को बेस नहीं कर सकते हो, आपको उसके साथ में कोरॉबोरेशन लाना ही पड़ेगा। बिना कोरॉबोरेशन लाए, खाली अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन आपके फेवर में ही क्यों ना हो, प्रोसिक्यूशन के फेवर में ही क्यों ना हो, बोल रहा हो कि हाँ फॉर्जरी हुई है, लेकिन उसका आप कोरॉबोरेशन नहीं करा रहे हो, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो ना। तो क्वेश्चन कम, व्हाट इज वी मीन बाय कोरॉबोरेशन? कोरॉबोरेशन का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम बस इस केस का ही मैं एग्जांपल आपको लेती हूँ, तो इसका प्राइमरी एविडेंस क्या होना चाहिए था? वो पोस्टल कवर। वो प्राइमरी एविडेंस वो लाई नहीं, ठीक है। एक्सपर्ट का ओपिनियन किस किस चीज पे है? पोस्टल कवर पे है। तो कोराबोरेशन तो पोस्टल कवर के थ्रू ही होगा, राइट? तभी मैंने चेन ऑफ एविडेंस की बात करी। तो जब आप मेन एविडेंस लाए नहीं हो, प्राइमरी एविडेंस जो था वो आप लाए नहीं हो, तो जिसके ऊपर में आप बोल रहे हो फॉर्जरी, वो डॉक्यूमेंट ही आप कोर्ट पे नहीं दिखा रहे हो, आप उसका फोटोकॉपी ला रहे हो, सेकेंडरी एविडेंस लाए हो, जो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। और रीजनिंग भी जो आपने दी है वो भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि आप क्यों सेकेंडरी एविडेंस ला रहे हो, जब आपका केस का बेस थी ये पोस्टल कवर था। तो अगर एक्सपर्ट ओपिनियन आपके फेवर में भी है, लेकिन वो कोलैबोरेशन आप नहीं ला रहे हो, तो उसको मानना नहीं जा सकता है। साथ ही साथ मेरे को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पे कहा कि हेल्थ मर रिलायंस ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट विदाउट सब्सटैंशियल प्रूफ वाज इनसफिशिएंट फॉर कन्विक्शन। तो कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने सिविल के एंगल को हम समझने के लिए कि सिविल केसेस पे ये चीजें कहाँ से आती है। जो पूरा प्रिंसिपल था इस केस का, ये सेक्शन 101 और 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर में था, जो बर्डन ऑफ प्रूफ की यहाँ पे हम बात करती है। देखिए, क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन पे होता है। सिविल केसेस में अगर हम कर रहे हैं और वो मैटर फिर क्रिमिनल में जाता है, तो ऑब्वियसली वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज समझने की बहुत जरूरी होती है, जो सेक्शन 102 कहीं ना कहीं हमारे सिविल केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने ब्लेम किया है कि डिफेंडेंट ने फॉर्जरी का डॉक्यूमेंट लाया, तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं कोर्ट के पास में वो सारी चीजें उपलब्ध कराऊं, जिससे कोर्ट वो फाइनल ओपिनियन पे आ सके कि हाँ इसने फॉर्जरी किया है, राइट। वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ब्लेम करता है उसके ऊपर में आ जाता है, ठीक है। सेक्शन 45 जो अपना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के बारे में जो बात करता है, ये बोलता है कि खाली आप जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है आप उस पे बेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है, ये जो साइंस है, ये कोई परफेक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। तो वो एक एट द एंड ऑफ द डे वो उसका एक ओपिनियन हो जाता है, राइट। तो और जब भी कोई ओपिनियन की हम बात करते हैं, वो ओपिनियन हमेशा एडवाइजरी इन नेचर होता है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। ये चीज प्लीज समझ के चलिएगा कि अगर हम एक्सपर्ट का एडवाइस ले रहे हैं, तो वो एक एडवाइस है, इट इज नॉट एन एविडेंस इट सेल्फ, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी इन नेचर। वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता है। वो कंक्लूसिव एविडेंस तभी होगा जब उसके साथ में हम एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट देंगे। ऑलराइट, बिना हम सपोर्टेड डॉक्यूमेंट का हम कैसे करेंगे? आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एक ओपिनियन पे आया है कि हाँ ये हैंडराइटिंग उसकी नहीं है, उसको रीजनिंग लिखना है कि वो इस ओपिनियन पे कैसे आया। क्या उसके पास में जिस पर्सन का हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का हम को हम चैलेंज करें, उसका आपने हैंडराइटिंग का जो एग्जाम्पल्स जो लेना होता है वो आपने लिया था? क्या आपने दूसरी जगह से भी हमें कलेक्ट करके देना होता है कि इसका एक्चुअल हैंडराइटिंग ये है, ये तो अभी आपको लिख के दिया, और ये बहुत सारी जगह पे इस तरह इसका हैंडराइटिंग होता है। तो बहुत सारी चीज के बेस में वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन आती है। तो जब इस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपना जो ओपिनियन लिखते हैं, तो दे हैव टू राइट डाउन द रीजन कि मैंने इसका खुद का हैंडराइटिंग जो कोर्ट में इसने दिया था एज एन एग्जाम्पल जमा करना होता है,
अगर केस हो जाता है तो अल्फ़ाबेट सारा लिखना पड़ता है, एक सेंटेंसेस 4 से 5 सेंटेंसेस के करीब लिखना पड़ता है, राइट हैंड से लिखना पड़ता है, लेफ्ट हैंड से लिख के दे के कोर्ट में जमा करना पड़ता है, तभी जाता है वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास में। और उसके बाद में उसके जो डॉक्यूमेंट को हम ब्लेम कर रहे हैं कि ये फॉर्जरी की है, वो डॉक्यूमेंट भी जाता है। साथ में कुछ और एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट भी जाते हैं जो उस पर्सन के हैंडराइटिंग पे होते हैं। इन सब के बेस पे ही एक रिपोर्ट बनकर निकल कर आता है। तो जो रिपोर्ट बनता है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का, वो उसको सब सारे जो डॉक्यूमेंट उसके पास में गए हैं, सबके बारे में उसको अपना एक ओपिनियन देना ज़रूरी होता है। तभी जाकर उसका ओपिनियन जो है वो माना जाता है कि इसका जो ये जो ओपिनियन पे आया है ये एक सैटिस्फैक्टरी ओपिनियन पे आया। बट एट द एंड ऑफ द डे वो ओपिनियन ही माना जाता है, वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता। आपको उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में जमा करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट का जो व्यू रहा है, कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को लेकर किया है। तो जो 4 जजमेंट जो कोर्ट ने बोले, एक तो मुरारी लाल स्टेट ऑफ एमपी, दूसरा अपना आ जाता है स्टेट डेली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पालीराम 1979 का, कि देयर इज नो डाउट कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन जो होता है एडमिसिबल होता है। लेकिन ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करता है कि कोर्ट उसके ओपिनियन को कितना एक्सेप्ट करता है। बट कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट तभी करेगा जब उसके साथ में उसको corroborative एविडेंस मिलेगा। अगर कोर्ट को नहीं मिलता है तो कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तीसरा बात आता है मगन बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इट वाज रूल दैट कन्विक्शन कैन नॉट बी सोनली बेस्ड ऑन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। ये क्रिमिनल केसेस की बात हुई है कि खाली हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के बेसिस पे आप किसी को कन्विक्शन नहीं कर सकते हो। Ajit Sawant, Mazavai versus State of Karnataka, the court reiterated that handwriting comparison is a subjective science and not foolproof, so corroboration necessary. यहाँ पे अगेन ये बात बोला गया कि फुल प्रूफ साइंस नहीं है। जैसे हम कोई बीमारी हो जाता है तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है ना टेस्टिंग के बाद, वो फुल प्रूफ साइंस होता है। बट हैंडराइटिंग का एक फुल प्रूफ साइंस नहीं होता, उसके साथ में कोरोबोरेशन एविडेंस होना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं, मैंने बहुत बार ये कोलैबोरेशन वर्ड यूज कर लिया, तो कोलैबोरेशन हम कैसे कर सकते हैं? कोलैबोरेशन हमारा होगा कोई हम इंडिपेंडेंट विटनेस लाए हु कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, या हम कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लाके लेकर आए जो लिंक करता है एक्यूज को उस डॉक्यूमेंट के साथ में, या हम डायरेक्ट एविडेंस लेके सच द एक्यूज एडमिशन और द कोर्ट, जो डायरेक्ट एविडेंस मतलब एक्यूज जो है वो ही एडमिट कर ले कि हाँ मैंने ये गलती की। तो कोलैबोरेशन होगा आपका इंडिपेंडेंट विटनेस से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से और डायरेक्ट एविडेंस से। ठीक है? अदरवाइज अगर ये कोलैबोरेशन आपने नहीं किया है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन खाली खाली और खाली उसके ओपिनियन से मैटर डिसाइड नहीं होगा। ठीक है? तो फाइनली जज ने क्या कहा? जज ने इसको कह दिया कि द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का जो एविडेंस है अलोन वाज इनसफिशिएंट since the original document was missing, secondary evidence जो था वो भी inadmissible था as per the law, को no corroboration was provided to strengthen the prosecution, कोई corroboration भी नहीं दिया गया। तो ये हमारा ये जो जजमेंट है बहुत ही अच्छा जजमेंट है इन द सेंस कि ये एक फेयर ट्रायल की बात करता है, क्योंकि और हमें ये भी समझना चाहिए कि बहुत बार हम केस को लंबा करने के लिए भी झूठा डाल देते हैं कि नहीं इसने तो फ्रॉडजरी किया, अब तो जाएगा वो एक्सपर्ट के पास, वो कब तक आएगा एंड ऑल दैट। याद रखिए उस सारा का इम्पैक्ट आपके केस में बहुत बुरा पड़ेगा। आपने अगर झूठा किसी पे इल्जाम लगाया, केस लंबा चलेगा, नो डाउट इन दैट। बट उससे क्या होगा, आप जब वो ओपिनियन निकल के आएगा, पता चलेगा कि आपने जो बात बोला वो झूठ बोला है और आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप अपना खुद का केस को वीक वहां पर कर देते हो। ऑलराइट? तो हमारे सिविल केस में फॉर्जरी डॉक्यूमेंट कौन कौन सी जगह पे जाता है, हमें मिलता है इसका ये विल जो होता है, विल में फॉर्जरी केसेस सबसे ज्यादा होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स केसेस में होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जो लैंड डिस्प्यूट्स का जो रहता है अपना, टाइटल डीड्स वगैरह का जो रहता है, और अपना चेक डिसऑनर केसेस में, इन 4 टाइप से केसेस में हमारा फॉर्जरी बहुत ज्यादा हम यूज कर लेते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ और कोराबरेशन जो है, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों के लिए सेम है। तो जो प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई हुई है वो प्रिंसिपल अपने सिविल केस में भी अप्लाई होगी। ठीक है? तो आई होप आपको आज का ये जजमेंट अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।